जब उसने देखा अंदर तो सब खत्म था, कुछ नहीं था। वो हैरान रह गया। कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपनी माओ को ढूंढ रहे हैं दूध पीने के लिए। अब कहना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर इतिहास बड़ा बुरा होता है। माओ के बच्चे ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं। और वो क्या नाम है आपका, ये मोहनदास करमचंद गांधी तो कहते थे थप्पड़ मार दो तो दूसरा खा लो, लेट जाओ सड़क पे गोली मार दो। और तो और इतना गिर गए थे वो तो कि उन्होंने तो वहाँ मोपला में ये कह दिया था वेस्ट बंगाल में कि जब वो आता था वो जो दंगाई जो तुम्हारे, तो अपनी सांस रोक लेना या अपना गला दबा लेना, आत्महत्या कर लेना, या फिर वो बलात्कार करने आए तो करने देना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तुम्हारा दर्द ये नहीं है कि बीजेपी की सीट ज्यादा आ रही है, तुम्हारा दर्द ये है कि तुम्हारी सरकार क्यों नहीं बन रही। मतलब कांग्रेस चाहती है हमारी सीटें कितनी कम आए, लेकिन मिलजुल के जोड़ तोड़ के हमको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। दोस्तों आज का यह वीडियो जो है ना बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं और ये कुछ ऐसे आप लोगों को बताने वाले हैं आज जो आपको आज से पहले कहीं पर भी देखने को नहीं मिला होगा। हमारे वीडियो में भी सर कई बार आए हैं, लेकिन आपको वो सारी चीज़ देखने को नहीं मिला जो आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए हम बातचीत स्टार्ट करते, क्योंकि आज का जो है ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे मुद्दे पे हम बात करेंगे जो कि आज से पहले हमने नहीं किया है। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हो जी, बताइए सर। जैसे कि कल ये जो रैली हुआ है, महारैली वोट चोर गद्दी चोर, सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। इसका मेन मकसद क्या है, ये इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो लिखाया गया है, इतने बड़े रैली की गई है, इसका मतलब क्या है? इसके लिए आपको बहुत पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा जी हाँ। सबसे पहले इतिहास में आपको बताऊंगा कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित भी लगाते थे आगे, तो उससे बड़ी वोट चोरी तो आज तक नहीं हुई है। ठीक है ना। तो जितनी भी भारत की कार्यकारिणी होती थी कांग्रेस की, उनसे क्या वोट कीजिए कि किसको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो 13 वोट मिले सरदार पटेल जी को। ठीक है ना। 2 वोट अलग मिले, और क्या कहते हैं, 1 वोट सिद्धारमैया पट्टेवाई को मिला। ठीक है ना। मतलब उनको 1 वोट भी नहीं मिला और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। सुनो मेरी बात को, अब मुझे ये बताओ इससे बड़ी वोट चोरी कौन सी होती है। लेकिन कैसे बन गए, क्योंकि जिनको महात्मा कहते हो ना आप, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने कहा अपना नामांकन ही वापस लो आप, पटेल जी से आप नामांकन वापस तो जवाहर बनेगा। ठीक है ना। क्यों जवाहर बनेगा? समाजवाद, और दूसरी बात सबसे खतरनाक क्या थी उस जमाने में कि वो अंग्रेजी के बड़े ज्ञाता थे। ठीक है ना। हाँ, माउंट बेटन से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। ठीक है ना। आप जानते हो माउंट बेटन को। ठीक है ना। हमारा पहला वायसराय। ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वोट चोरी वहां से शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद ये बताओ, आपने कभी सुना कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जो थी, हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। ठीक है ना। कि अनैतिक है और ये चुनाव में बड़ी धांधली हुई है और ये चुनाव जो भी है नियमितताओं से नहीं चला है, तो उनका चुनाव रद्द कर दिया। उनके क्षेत्र से जो था, हाँ, उनका चुनाव रद्द हो गया। अब बताइए, ये तो कोर्ट ने मान लिया कि उन्होंने चोरी करी और आप कह रहे हो आज वोट चोरी हो रही है। ठीक है ना। और उसके बाद इंदिरा गांधी जब सत्ता में आती हैं तो ऐसा कानून बना देती है कि उसके बाद प्रधानमंत्री पे कोई अपील ही नहीं होगी, अब वो जो चाहे करता रहे। ठीक है। अब आज आ जाते हैं हम। आज आप कह रहे हो कि मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ चोरी करोगे भाई? पहले तुम कहते तो उत्तर भारत की ये पार्टी है, क्यों यहाँ पर हिंदू रहते हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ती है। अब मुझे बताओ कि आज केरला में 100 में से 50 सीट आ गई हैं। तिरुवनंतपुरम के जो निकाय चुनाव होते हैं वहाँ बीजेपी की मेयर बनेगी, तो वहाँ तो मेजोरिटी में हिंदू भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वहां तो मेजोरिटी में हिंदू भी नहीं है, अब वहां कौन सी वोट चोरी हो गई है? ठीक है ना। और बार बार मैं वो कहता हूं, इस बात को मजाक में लेने की जरूरत नहीं है कि भाई कर्नाटक में 84% हिंदू रहता है, 84%, और वहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो वहां पर तुम तत्काल 3 दिन में जाते हो और जो हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं नए कपड़े पहनते हो और अपने ओथ ले लेते हो, शपथ ले लेते हो वहां पर, तो तब क्यों नहीं कहते भाई तुम वोट चोरी हुई है? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बिहार में इलेक्शन हुए, सबको पता है कि 45 दिन तक आपके पास पूरा मौका है कि आप बताओ भाई चोरी हुई है क्या, चेक करना चाहते हो, सीसीटीवी देखना चाहते हो, जो भी है बताओ, हम जांच करेंगे। ठीक हो गया ना। तो आपके 5 या 6 लोग जीते वहाँ कांग्रेस के, तो क्यों भेज रहे हो उनको वहाँ पर विधानसभा में? शपथ मत लो, हम विधायक नहीं बनेंगे, हम इस चुनाव को मानते ही नहीं है अगर वोट चोरी की बात कर रहे हो। लेकिन आप सब कुछ मानते हो और 45 दिन तक कुछ नहीं बोलते हो। जैसे 45-50 दिन पार हो जाते हैं फिर चोर 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 कहने लगते हो। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई हत्या भी कर देता है उसके ऊपर भी तो कानूनी कार्रवाई होती है ना। कसाब ने वहां पर 200-300 लोगों को मार दिया महाराष्ट्र में, सबको पता था, मारा है सबकी आंखों के सामने, फिर भी 2 साल तक उस पर केस चला, जेल में रहा, हमारे देश में रहा, हमारे देश की रोटियां खाई ना उसने। तो भाई तुम वोट चोरी कह रहे हो, तो तुम इलेक्शन खत्म होने के 45 दिन बाद क्यों नहीं बताते? 45 दिन क्या कम होते हैं? जब 45 दिन गुजर जाते हैं तब तुम रामलीला मैदान में जाते हो और वहाँ महिलाएं बेचारी जो खाली बैठी हुई हैं उनको 1000-500 रुपये पकड़ाते हो और कितनी गंदी और कितनी भद्दी बात करवा रहे हो। एक देश का प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री, चाहे वो कोई भी हो, मैं कहता हूँ आप बन जाओ, कल को आप बन जाओ या राहुल गांधी बन जाए, तो यार कहें कि क्या कहते हैं उनको कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी।
अरे पहली बात तो यार हम सनातनी हैं। अरे भाई वो तो मोदी जी तो कहते मैं शिव का भक्त हूँ, भगवान शंकर के भक्त। हम तो शमशान की जो राख होती है उसको बदन में लाके नाचने वाले हैं भाई। हमारी कब्र क्यों खुदेगी भाई, हमारी कब्र क्यों खुदेगी? तो इसका मतलब न्यायालय, कोर्ट्स, ये जितने भी इंसाफ कानून सब खत्म हो गया। अरे कहीं से सिद्ध तो करो, कहीं से साबित तो करो। अब कांग्रेस के एक नेता भी कह रहे थे ये ईवीएम मशीन लेके आ गए बीजेपी वाले। अरे भाई बीजेपी वाले कहाँ लेके आए हैं, ये तो कांग्रेस लेके आई थी। है मनमोहन सिंह 10 सालों तक लगातार प्रधानमंत्री बन गए, तब चोरी नहीं हुई थी। और एक बात और, ईवीएम जब तब से चल रही है तो कांग्रेस को तो बहुमत मिला ही नहीं। सर उनका कहना है कि ईवीएम जो है ना हमारे जमाने में जो जब था ना तो उस समय बहुत अच्छे से था, सब सिस्टमैटिक ढंग से चल रही थी, लेकिन अभी बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है इसमें। फिर वही बात तो मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि छेड़छाड़ के 1000 बार आपने चीजें दिखा दी ना। कभी आप डेमो लेके घूमते हैं, कभी केजरीवाल कुछ कहता है टिकट चोर है, वो टिकट ब्लैक है, वो संजय सिंह वो कहता है ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई चुनाव आयोग ने सब कुछ साबित करके दिखा तो दिया। वीवीपैट तुमने कहा वो भी लगा दिया, सब कुछ तुमको चेक करवा दिया, सीसीटीवी लगा दिया। और तो और ये चुनाव सुधार तो बीजेपी ने किया भाई। ये बीजेपी ने तो सीआरपीएफ लगानी शुरू करी थी चुनाव में। अरे बिहार में इलेक्शन जब हुए थे ना, जब बीजेपी का नामो निशान नहीं था, तो 81 तब 300 से ज्यादा सीट्स होती थी वहां, तो 81 सीट्स में दोबारा चुनाव किया गया था। सारी पेटियां बैलेट सब चोरी करके आग लगा दी थी भाई। तब वो दिन भूल गए तुम। और अब जब बीजेपी आई अडवाणी जी के जमाने में, अटल जी के, सीआरपीएफ लगानी शुरू करी, सीसीटीवीज लगाए, सब कुछ किया। अब बिहार में देखो एक सीट में भी इलेक्शन दोबारा नहीं हुआ। कहां गलत हो गया भाई? और आप कह रहे हो कि चोर हो गए या मशीन बदल दी, तो भाई अब कांग्रेस का नाश होने वाला है, तो नए नए बहाने बनाएंगे। सर आपने बहुत अच्छा अभी एग्जाम्पल दिया है, लेकिन सर जो बीजेपी वाले हैं तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं अपने लाइन पे, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जी का कहना है कि हमारे टारगेटेड वोट को एसआईआर के द्वारा काटा गया था, इसलिए बीजेपी ने अभी सरकार बनाई है बिहार में। हाँ ठीक, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 65 लाख वोट काट दिए बिहार में, कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ। तो भाई अभी तक 65 लोग तो बहुत दूर की बात आ गई, 2 लोग भी नहीं आए। अच्छा। एक शकील अहमद कांग्रेस पार्टी में पूरी जिंदगी गुजार दी, वो बिहार से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। तो वो भी तो कह रहे हैं भाई इल्जाम भी तो ऐसा लगाओ जिसका कोई सर पैर हो। 2 लोग सड़क में आके ये नहीं बोल रहे कि मेरा वोट कट गया, तो राहुल गांधी कौन होते हैं भाई? आप बिहार के रहने वाले हो तो आप बिहार की बात बताओगे मुझे, या राहुल गांधी बताएगा? तो बिहार में तो कोई नहीं आया। यूपी में अभी देखा आपने 1 करोड़ से ज्यादा, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं मिल रहे हैं। कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। योगी जी ने कल ही कहा है, मैं सुन के आया हूँ, उन्होंने कहा है कि मुझे एक जनपद में मैं चला गया, तो जब मैंने कहा मुझे भी लिस्ट दिखाओ, तो लड़का 20 साल का, लड़का 20 साल का, उसका बाप 30 साल का, और उसका ग्रैंडफादर यानी कि दादा वो 40 साल का। ये कौन सी नीति है भाई? 10 साल की उम्र में बाप बन गया था वो। बेटा 20 साल उम्र, बाप की 30 साल और दादा की उम्र 40 साल। ऐसे खेल वहाँ चल रहे हैं बांग्लादेशियों के, घुसपैठियों के। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये विपक्ष है ना, आज नहीं हो सकता कल सत्ता में आ जाता, लेकिन इनको तो खुश होना चाहिए कि हमारे देश से जो बाहर के घुसपैठी हैं, इन्फ्लिक्टेटर जो हैं, उनको ये बीजेपी की सरकार भगा रही है। तो इन्हें तो खुश होना चाहिए कि भाई हमारा काम आसान कर रहे हो, कि कम से कम आने वाले चुनाव में वही तो वोट करेंगे जो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन तुम आंसू बहा रहे हो, तुम घुसपैठियों को बाहर निकालने में आंसू बहा रहे हो, और अपने प्रधानमंत्री से कह रहे हो तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये आखिर किस स्तर पे आ गए हम भाई? लेकिन सर जैसे घुसपैठिया का आपने बात किया था, थोड़ा सा हम इस पे भी बात कर लेते हैं। ये अखिलेश जी का कहना है, और भी बहुत सारे ऐसे विपक्ष के नेतागण हैं, उनका कहना है कि घुसपैठिया नाम का कोई चीज नहीं है, अगर है तो बीजेपी लेकर के आई है। क्या कहेंगे सर इस पर? अच्छा, घुसपैठिए बीजेपी लेके आई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक ही थे, ठीक है ना? अब उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तराखंड में पिछले 13 महीनों में, 1 साल में 576 मजारें तोड़ दी गई। 576 मजार धामी जी ने उड़ा दी, ठीक है ना? उड़ाने के बाद 10,000 एकड़, अंदाजा लगाना मेरी बात का। ताजमहल देखा ना आपने, 8 एकड़ में बना है, मात्र 8 एकड़ में। कितनी बड़ी जगह है, 10,000 एकड़ जमीन मुक्त करवा ली है, ठीक है ना? तो वहां किसकी सरकार थी भाई? हरीश रावत नाम के वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है ना? हर 4 कदम पे, हर 10 कदम पे उन्होंने मजारें वहां पर बनवा दी। अब बीजेपी मजार तोड़ रही है, और तुम कह रहे हो कि बीजेपी ने घुसपैठिए ले आई। वाह, कितनी बड़ी बात है। आसाम में किसकी गवर्नमेंट थी? आजादी के बाद से लेकर आज तक आसाम में पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी, ठीक है ना? 2 लाख तो उन्होंने बता दिया, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को हेमंता जी बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया उन्होंने, ठीक है ना? और 80,000 एकड़ जमीन मुक्त करवा ली। वो बोले मैं इस देश का चीफ मिनिस्टर हूँ, इस स्टेट का, तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है और मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। तो भाई जितने भी घुसपैठी हैं, जितने रोहिंग्या, जितने बांग्लादेशी, जितने भी ये सब कुछ हैं, ये सब के सब कांग्रेस की गवर्नमेंट में बने हैं। और इसीलिए उस जमाने में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती रहती थी अलग अलग जगह। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस कह रही है ना वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी, तो ये गौर करने वाली बात है भाई। 1984 के बाद कांग्रेस का तो कभी बहुमत आया ही नहीं। आज तो बीजेपी आ गई ना, तो तुम तो भीख मांग मांग के इकट्ठे कर करके सरकार बनाई। तो मुझे बताओ 84 के बाद कब तुम्हारी मेजोरिटी आ गई? राजीव गांधी 89 मान लिए, 89 के बाद कब आ गई भाई? बताना, कभी नहीं आई
है ना। मनमोहन सिंह पता नहीं किस किस को गुजराल किस किस को बना दिया, तुम्हारी तो मेजोरिटी कभी नहीं आई। तो तब तो तुमने नहीं कहा कि ईवीएम में चोरी हो रही है। भाई 270 प्लस तो आप ला ही नहीं पाए ना 89 के बाद, तो तब क्यों नहीं कहा तुमने? तुम्हारा दर्द ये नहीं है कि तुम्हारी सीट्स कम आ रही है, तुम्हारा दर्द ये नहीं है कि बीजेपी की सीट ज्यादा आ रही है, तुम्हारा दर्द ये है कि तुम्हारी सरकार क्यों नहीं बन रही। मतलब कांग्रेस चाहती है हमारी सीटें कितनी कम आए, लेकिन मिलजुल के जोड़ तोड़ के हमको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। ये बीजेपी बहुमत कैसे ला रही है, ये बीजेपी अकेले दम पे सरकार कैसे बना रही है, कारण ये है। और अब भी इन्होंने यही सोचा था, इन्होंने कहा 8,500 रुपये महीना हर किसी के खाते में डाल देंगे 2024 के इलेक्शन में। और सबसे बड़ा डर जो इन्होंने लोगों में बिठाया क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। लोग घबरा गए, कहीं कहीं यूपी में महाराष्ट्र में थोड़े बहुत 240 पे अटक गए। फिर उन्होंने पूरी कोशिश करी अंदर खाने कि चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को फिर से लपेटे में आए। उन्होंने कहा ना अब नहीं आएंगे। मोदी जी फिर से आ गए। वीर सावरकर को ये गाली देते हुए नहीं थक रहे, आ गई ना बात वही। वीर सावरकर को गाली देते हुए नहीं थक रहे। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। अभी 4 दिन पहले अमित शाह अंडमान निकोबार में, जिसको विजयनगर कहने लगे, उन्होंने वहां पर उनकी बहुत ऊंची मूर्ति लगा दी है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताना, ठीक है, 2 जन्मों की जिन्हें जेल हो गई, 2 जन्मों की, और जिनको अंडमान में बैल की जगह बांध के उनसे चक्की पिसवा दी गई। समझ रहे हो? बताता कोई 45 किलो कहता है, कोई 70 किलो कहता है। 70 किलो की लोहे की जालियां उनको बांध के, अंदाजा लगाओ, एक 60 किलो के आदमी में 70 किलो लोहा बांध दिया, और वो घसीट के दीवारों पर लिख रहे किताबें। वो तब भी दीवारों पे किताब लिख रहे थे, ठीक है। और आपके नेहरू जो कभी कहीं जेल वेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार ये 1942 में असहयोग आंदोलन जब चला था तो अहमदनगर की इनको जेल में भेज दिया। जेल कह रहा हूं मैं, जेल नहीं थी, वो था तो किला, लेकिन ये जेल कहते हैं क्योंकि वहां पर किताबें लिख रहे थे नेहरू जी। उनको वो भी मिला हुआ था, क्या, टाइपराइटर। उनको खानसामा मिला था, खाना बनाने वाला, कपड़े धोने वाला, और तो और बैडमिंटन का कोर्ट था वहाँ। हाँ जी, बैडमिंटन खेलो, चेक कीजिए इतिहास को, गलत होगा तो मुझे बताना। बैडमिंटन कोर्ट मिला हुआ है, खानसामा मिला हुआ है, टाइपराइटर मिला हुआ है, पेपर, रेडियो जो चलता था उस जमाने में, पेपर पढ़ने के लिए, और रेडियो भी मिला हुआ आपको। समझ रहे हो? ये तो है जवाहरलाल नेहरू। इनको क्या मिला? जब तक जिंदा रहे तब तक देश के प्रधानमंत्री रहे। समझ रहे हो? 1947 से लेकर 1964 तक चाइना से लड़ाई भी हरवा दी हमको। समझ रहे हो? जिंदगी भर। और वीर सावरकर को क्या मिला? क्या मिला वीर सावरकर को? आज तक गालियां दे रहे हो हैं, आज तक तुमको सांप्रदायिक कह रहे हो, माफी मांग ली थी। सारी कहानी सुननी पड़ेगी आज आपको, मुझे याद दिला दी आपने। ये कहते हैं वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, वो माफी नहीं, रणनीति कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे तो भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था ना, लेकिन उससे कोई मरा नहीं था ना, सिर्फ धमाका किया था ना उन्होंने। तो जब वो जेल चले गए थे तो कई लोगों ने उनसे बोला हम पैसे इकट्ठे करते हैं, तुम्हारा केस लड़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, मुझे बाहर नहीं आना, मुझे बाहर नहीं आना, छूट के। मैं मैसेज देना चाहता हूँ नौजवानों को कि देश की आज़ादी के लिए हमने क्या करना है। तो भगत सिंह भी डर गए थे क्या भगत सिंह भी डर गए थे? अब माफी की बात आ रही कि वीर सावरकर माफी मांग रहे थे, जिन्होंने क्या कहते हैं वहां पर कहा कि भाई मुझे छोड़ो। जाहिर सी बात है, अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेजों की सरकार, वहां तो कहना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। जब बाहर निकलोगे, आजादी में आओगे, तभी तो ग्रुप से मिलकर फिर आगे की कार्रवाई करोगे, या जेल में चक्की पीसते करोगे। तो उन्होंने ठीक किया ना। लेकिन नेहरू जब जेल में चले गए, सुन रहे हो मेरी बात को, नेहरू के मित्र भी उनके साथ थे, तो नेहरू ने कहा यार यहाँ तो हमें बड़ी परेशानी हो रही है, हम करें तो करें क्या। मोतीलाल नेहरू, कौन? जवाहरलाल नेहरू के पिता, उन्होंने उस जमाने के वायसराय से बात करी। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि ऐसी ऐसी बात है, आप मानो या ना मानो, ये इतिहास बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। वो क्या कहता है कि अगले दिन से हमको फल भी मिलने लगे, अगले दिन से हमको खाना भी मिलने लगा, अगले दिन से हमको कपड़े भी धुलने लगे, अगले दिन से हमारे कपड़े इस्त्री भी होने लगे। तो वो माफ़ी नहीं थी, वो पहुँच थी। वो उनके बाप ने वहाँ पहुँच लगा दी थी, तो तुमको सारी सुविधाएं मिल गई थी। और इसके आगे बताऊंगा, ठीक है ना, उसको माफ़ी नहीं मानोगे। अच्छा, योर ओबीडियंट कौन कहते हैं? जिनको आप महात्मा कहते हो। मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों की चिट्ठी के नीचे लिखते हैं, और सुनो, ये काटने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है इस चीज को, ठीक है ना, कि मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। सेवक किसे कहते हैं? सेवक किसे कहते हैं? सेवक नौकर का एक रूप होता है ना। तो फिर उन्होंने भी माफी मांग ली। इसका मतलब वो तो हर चिट्ठी में माफी मांग रहे थे आपके मोहनदास करमचंद गांधी। उनका तो जिक्र नहीं करते हो तुम। ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी, समझ रहे हो? आप स्कूल में अपने टीचर को कहते हो कि छुट्टी मांगने के लिए, उसको तुम नहीं कहोगे कि माफी मांग रहा है। अब सुनो, जब मैंने जेल की बात आपको बताई जवाहरलाल नेहरू की, तो 2 साल की उनको सजा दे दी गई। सुनना मेरी बात को, उनके मित्र भी उनके साथ थे, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा 2 साल की जब सजा दे दी, अब नेहरू को जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन वहां का गवर्नर जनरल जो था, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, सुबह उनको सजा होती है 2 साल की, अपनी पावर का इस्तेमाल किया और शाम को उनकी 2 साल की सजा माफ। ये क्या था? कैसे हो गया? इससे माफी नहीं कहोगे? क्या माफी थी भगवान जाने। पहुंच लगा दी, क्या कर दिया, हाथ जोड़ लिए, नाक रगड़ लिए, तो वही जानते होंगे। आपने ऐसा सुना कभी कि अंग्रेज यहाँ रूल कर रहे थे, सुबह उन्होंने 2 साल की सजा दी और शाम को माफ कर दी गई, क्योंकि गवर्नर जनरल ने, अटॉर्नी जनरल ने पूरी सख्ती लगा दी कि भाई चलो इनको माफ किया जाए। तो ऐसे थे नेहरू। तो इसलिए वीर सावरकर की जो मूर्ति लग गई ना, मैं कहता हूँ हर भारत के नागरिक को एक बार वहाँ जाना चाहिए और अपना सर झुका के आना चाहिए, क्योंकि वो सेलुलर जेल भी वहीं पर है। मैं गया हूँ वहाँ पर,
ठीक है ना। तो इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं तो दुख इसलिए मना रहा हूँ कि ये जो वहाँ पर आतंकवादी मोमिन, क्या नाम था उसका, मेमन, उसकी कब्र में रंग बिरंगे फूल लगा के, लाइट लगा के आतिशबाजी लगा रहे थे। कौन? उद्धव ठाकरे। और उन्होंने वहाँ पर साइन कर दिए पिटीशन पे। कहाँ पर? जिन्होंने वो दीप प्रज्वलित करने की इजाज़त दे दी, वो जज ने वहाँ पर। तो उनके खिलाफ मदुरई में साल में एक दिन दीप प्रज्वलित करने की बात हो रही है। 1500 साल पुराना मंदिर, जब इस्लाम नाम का अस्तित्व ही नहीं था, कोई पूरे विश्व में इस्लाम नाम की जब कोई चीज ही नहीं थी, वो तब का मंदिर। और आज वहां पर एक साल में एक दिन दीप प्रज्वलित करने की बात करी जा रही है। स्तंभ जो है बहुत ऊंचा वहां पर, वो उसके लिए महाभियोग लिया है। मैं बड़ा हैरान हो गया कि उद्धव ठाकरे उसमें साइन कर रहे हैं, सीजीआई खिलाफ। हाँ, उसके खिलाफ। और उद्धव ठाकरे के पिता कौन थे, जिनसे जब कहा गया कि तुम्हारा बाबरी मस्जिद को तोड़ने में हाथ था, तो उनका नहीं, हाथ नहीं था, मेरा पैर था। उसका बेटा ऐसे कर्म कर रहा है। अब अखिलेश यादव तो मुझे लग रहा है पश्चाताप कर रहा है शायद, पता नहीं कौन सा प्रायश्चित है। वो तो जानते हैं कि उसके पिता ने, ठीक है ना, निहत्थे कार से वो गोलियां चलाई, आंख बंद करके। पार्लियामेंट में भी बताया कि मैंने चलाई, विधानसभा में बताया मैं चलाई, जब तक जिंदा रहे तब तक बोले हाँ मैंने चलवाई। क्यों चलवाई? अपने मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए, नहीं तो वो नाराज हो जाते। और आज वो अखिलेश यादव वहाँ पर साइन करता, महाभियोग लगाता है जज के खिलाफ। तो मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा वो हिंदू हैं कौन, वो इतने सारे हिंदू कौन है जो कल रामलीला मैदान में पीछे खड़े थे कांग्रेस के लिए, वो हिंदू कौन है? उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा, सब भूल गए बिल्कुल। वो सोचो यार, मैं समझ नहीं पा रहा। जिस दिन रात को 14 अगस्त की रात को 12 बजे के बाद, मिडनाइट कहते हैं ना उसे भी, वहाँ जब 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को नेहरू शपथ ले रहे थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, अगले दिन पंजाब में ट्रेन आई थी भाई। ट्रेन आ गई, स्टेशन पर रुक गई और वहाँ पर कोई नहीं उतरा। छेदी लाल वहाँ स्टेशन मास्टर थे, ये इतिहास बताएगा आपको, पढ़ना आप। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया यार, ये ट्रेन आ रही है लाहौर से, इसमें तो कोई उतर ही नहीं रहा। वो हैरान हो गया। वो गया वहाँ, जब उसने देखा अंदर तो सब खत्म था, कुछ नहीं था। वो हैरान रह गया। कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपनी माओ को ढूंढ रहे हैं दूध पीने के लिए। अब कहना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, इतिहास बड़ा बुरा होता है। माओ के बच्चे ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं। छेदी लाल रोंगटे खड़े हो गए, वो अचेत सा होने लगा। तब उसने बोला कि घबराओ मत, पंजाबी में बोला वहाँ पंजाब में, कि वो घबराओ मत, ये भारत आ गया। तब कुछ लोग मरे से वहाँ पर लोग खड़े हो गए, उठे वहाँ पर, ऐसे ऐसे देख के चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। तो मुझे ये बताओ, जो आपके महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे कि अगर 2 टुकड़े होंगे मेरे देश के, तो उससे पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, मेरी लाश पे ही हिंदुस्तान का बंटवारा हो, कहते थे ना। तो वो लाशें क्या कह रही होंगी? उन जो लाशों के बीच में छोटे छोटे बच्चे थे, कहाँ अता पता कुछ नहीं, वो क्या कह रही होंगी? बताना मुझे जरा। वो सिंध से जो माएँ आ रही थी, जिन्होंने अपनी बेटियों को जहर खिलाया, अपनी बेटियों का गला दबा दबा के कुएं में फेंक के आई, वो महात्मा गांधी को क्या कह रही होंगी? मैं महात्मा नहीं कहता, पहले कह देता हूँ, जो कहते हैं महात्मा, किस मुँह से उसको महात्मा कहेंगे? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहना मेरी नज़र में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर कोई अपने देश से प्यार करता है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा तो कहना ही नहीं पड़ेगा। और मुझे जो दुख है वो सिर्फ इस बात का है, जो कल ही रामलीला मैदान में जो इतनी बड़ी रैली हुई है, ये हिंदू कौन है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये हिंदू चाहते क्या है? ये उस राहुल गांधी से चाहते क्या है जो मंच पे खड़ा होकर कह रहा है ये जो दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है ना, पॉल्यूशन, ये मोदी की वोट चोरी से हो रहा है? बताओ यार, अरे कोई सेंस और हुमेर तो देखो उसका यार, कोई कॉमन सेंस की बात तो कर यार। इंटेलेक्चुअल तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोई कॉमन सेंस की तो बात कर। ये जो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि मोदी वोट चोर है। सुनो ना, देखो ना, आपने देखा है नहीं देखा पता नहीं, पूरी दुनिया सुन रही है उसको। ये कौन सा तरीका है भाई? अरे कोई जेन्युइन बात तो कर। मैं तो कह रहा हूं तू मोदी पे इल्जाम लगाना, तू बोल भाई डॉलर जो है महंगा हो रहा है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है, कुछ तो बोल। और पॉल्यूशन में बोलता हूँ हमें अच्छा लगता बोल, लेकिन पॉल्यूशन और वोट चोरी से क्या तो क्या भाई? इसका मतलब क्या है? और आपको कितने साल हो गए होंगे दिल्ली में भी, ये पॉल्यूशन कल परसों हुआ है क्या? नहीं। तो ये भी तो कोई जवाब देना, इस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना इसमें। तुम कहते हो विपक्ष की पूरी ताकत है, संसद में विपक्ष को भी सुनो, तो फिर सारी चीजें तुम कहते हो सत्ता से, तो विपक्ष बोले ना करना क्या है। अबे कोई तो तुम बना के दो मसौदा जिसे कहते हैं, कोई तो ड्राफ्ट लेके आओ कि भाई मोदी जी आप में बुद्धि नहीं है, आप में कोई बुद्धि नहीं है, हम में बुद्धि है। क्यों? मेरी माँ, मेरा नाना, मेरा बाप सब प्रधानमंत्री थे इस देश के, बड़ा ज्ञान था उसमें। राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आ गए थे, नेहरू जी ने स्टील मिल लगा दी थी, नेहरू जी ने एम्स खोल दिया था, यही चिल्लाते रहते हो ना सुबह शाम। तो भाई तुम लोगों में ज्ञान है और ये सब बेवकूफ़ आ गए हैं, तो लेकिन जनता ने तो बेवकूफ़ को चुन लिया। तो तुम ज्ञान दे दो ना, तुम ड्राफ्ट बना के दे दो, ऐसा ऐसा करो और ये पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। फिर मोदी जी नहीं करेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुमने रुपए पैसे बांट दिए और तुम उसी में चालू हो गए हो। मोदी जी तेरी खबर खोदेगी, जी तो बहुत दूर की बात हो गई जी, ये कहाँ कहते हैं मोदी तेरी खबर खोदेगी? बताओ। राहुल गांधी जी अपने भाषण में हर बार बोलते हैं जैसे कि आरएसएस और बीजेपी को खत्म करना पड़ेगा जब भारत को आगे लेकर के जाना है, तो क्या कहेंगे सर इसको? इसमें मैं जो कहूंगा वो मेरा चैलेंज है कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये मेरा चैलेंज है, आज पूछ लेना किसी से।
अब मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपने कहा राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस देश को टुकड़े करना चाहती है या सांप्रदायिक बांटना चाहती है हिंदुत्ववादी से, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरदार पटेल कौन थे? कांग्रेस के नेता थे, देश के गृह मंत्री थे और देश के उप प्रधानमंत्री भी थे ना। तो अब मैं आपको सबूत दे सकता हूं कि सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर, दूसरे सरसंघचालक थे वो, ठीक है ना, गुरु गोलवलकर को जेल में बंद कर दिया था जब सरदार पटेल ने आरएसएस में प्रतिबंध लगाया था ना। उसके बाद जब कोर्ट में केस चला तो कोर्ट से एक एक करके आरएसएस के लोग बरी होने लगे, क्योंकि कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं था। सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर जी को चिट्ठी लिखी कि आप लोग, अब चाहे गुस्से में कहो चाहे जैसे भी कहो, जैसे कहते हैं ना भाई मेरी बात मान ले, उस तरीके से कि देखो तुम्हें अगर देश का भला करना है तो तुम्हें कांग्रेस में आके ही ऐसा कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम सब लोग कांग्रेस में आ जाओ, तुम सब लोग कांग्रेस में आ जाओ और कांग्रेस में रह गई तुम देश का कुछ भला कर पाओगे। ठीक हो गया? हो गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, फिर सरदार पटेल ने आरएसएस को क्यों बुलाया था अगर आरएसएस देशद्रोही थी तो मुझे ये बताओ कि अगर आरएसएस देश विरोधी थी उस जमाने में, तुम तो कहते हो ना घोर सांप्रदायिक है, तो सरदार पटेल जैसा व्यक्ति जिन्होंने 562 रियासतों को एक कर दिया, पूरे देश को एक कर दिया, ठीक है ना, और गृहमंत्री रहते हुए सिर्फ एक जगह नेहरू ने कहा मुझे दे दो, क्या? कश्मीर। आज तक समस्या हल नहीं हो पाई, ठीक है ना। 562 रियासतें उन्होंने एक कर दी सारी, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, जो आज़ादी के बाद भी हमारी नहीं थी, ठीक है ना। भोपाल की जो रियासत थी वो आज़ादी के बाद भी हमारी नहीं थी, ध्यान रखना। उन्होंने सब विलय कर ली, सब मिला दिया। एक उन्होंने कहा कश्मीर का मुद्दा मैं सुलझाऊंगा, किसने? नेहरू ने, आज तक नहीं सुलझा। और वो क्या नाम है आपका, ये मोहनदास करमचंद गांधी तो कहते थे थप्पड़ मार दो तो दूसरा खा लो, लेट जाओ सड़क पे गोली मार दो। और तो और इतना गिर गए थे वो तो कि उन्होंने तो वहाँ मोपला में ये कह दिया था वेस्ट बंगाल में कि जब वो आता था वो जो दंगाई जो तुम्हारे, तो अपनी सांस रोक लेना या अपना गला दबा लेना, आत्महत्या कर लेना, या फिर वो बलात्कार करने आए तो करने देना, प्रतिकार मत करना। ये वो गांधी है, प्रतिकार मत करना। तो फिर जिस दिन गांधी जी को गोली मार दी और वहाँ चित्पावन ब्राह्मण महाराष्ट्र में और जितने भी ब्राह्मण थे उनको क्यों घर जला दिए भाई? तुम तो अहिंसावादी थे ना, गांधी जी तो कहते थे मार खाओ, तो वो सब क्यों आग लगा दी वहाँ पर? वो सारे क्यों वहाँ पर लगा दी? और सुनो, वीर सावरकर के घर में तो उस जमाने में कुछ थोड़ी सी सिक्योरिटी पुलिस वाले थे, बच गए। अब आगे बताता हूँ, वीर सावरकर के भाई मनोहर सावरकर, उसके घर में भीड़ घुस गई, सारे लोग घुस गए, घर में आग लगा दी, तोड़ फोड़ कर दी, और तब तक मारा जब तक उन्होंने कहा मर गए हैं, लेकिन वो किसी तरह से बच गए। लेकिन 2-4-5 महीने बाद वो समाप्त हो गए, कोई नाम नहीं लेगा उनका। वीर सावरकर के भाई डॉक्टर थे वो, बहुत नामी गिरामी, उनको घर में मार दिया, 2-4-5 महीने बिस्तर में रहे, इलाज चला, वो समाप्त हो गए, नहीं झेल पाए वो। सारे लोगों ने घर में चित्पावन ब्राह्मणों को आग लगा दी, जैसे 84 के दंगे में सिख भाई जो थे जिंदा जला दिए गए ना दिल्ली में, ऐसे उस जमाने में सोचो, 48 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो उसका जिक्र तो कोई आज तक नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं आपको और कहानियां सुना सकता हूं गांधी जी की, जो अब गलत हो तो मैं चैलेंज करूं। एक सचिन मित्रा थे, और सुनो, सचिन मित्रा राम मनोहर लोहिया के दोस्त थे, ठीक है। राम मनोहर लोहिया के दोस्त थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे और जर्मनी से पढ़ के आए थे, पक्के गांधीवादी थे। गांधी जी ने जो कह दिया वो कर लिया। गांधी जी ने उनको कोलकाता में भेज दिया कि मुसलमानों के मोहल्ले में जाओ और वहां जाने के बाद दंगे रुकवाओ। वो चले गए भाई, चले गए। जाने के बाद उन्होंने समझाया वो लोगों, उनको पकड़ा और चाकू से गोद दिया और उनको हत्या कर दी, खत्म कर दिया उनको। गांधी जी ने भेजा था, उन्होंने गांधी जी के आदेश का पालन किया। जब उनकी हत्या हो गई तो उनके रिश्तेदार जो इष्ट मित्र होते हैं उन्होंने सोचा यार बेचारे के प्राण चले गए, कहाँ से पढ़ के आया था विदेशों से, कम से कम थोड़ी भीड़ लेके तो हम जाएं, लोगों को एक संदेश तो पहुंचेगा कि इस बेचारे ने दंगा रुकवाने के लिए अपनी जान दे दी। तो उन्होंने कहा गांधी जी से पूछ लो। तो गांधी जी के पास ये लोग जाते हैं, तो गांधी जी ऐसी ऐसी बात है, कहते अरे ये तो बहुत बुरा विचार है, बापू बोल रहे हैं बहुत बुरा विचार है। क्या तुमने किसी की शव यात्रा में उत्सव मनाना है? क्या तुम किसी की शव यात्रा को उत्सव मनाओगे? ये तो ढोंग है, इससे बड़ा तो कोई ढोंग नहीं है। तो जहां पर भी है उसकी अंत्येष्टि करो। और सुनो, ये बापू कह रहे हैं, बापू कहते हैं कि जिस दिन मैं मर जाऊं, जहां पर मैं बैठा हूं, जहां मैं मर जाऊं, वहीं पर मेरी अंत्येष्टि कर देना, वहीं मेरा क्रियाक्रम कर देना, वहीं मेरा अंतिम संस्कार कर देना, और कोई भी शव यात्रा का ढोंग वोंग मत करना। ये इसे मैं ढोंग मानता हूं। ये शव यात्रा के संग भीड़ जाना या जो भी कुछ करना उसको मैं ढोंग मानता हूं। अब मेरा सवाल कि ये सारे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी लोग थे सारे तो महात्मा कहते थे ना, बापू बापू महात्मा, मतलब बापू ने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, अनशन कर देते थे नहीं तो वो। तो मुझे ये बताओ, जिस दिन महात्मा गांधी मर गए, तथा कथित महात्मा गांधी, मेरे लिए मोहनदास करमचंद गांधी, तो फिर मुझे बताओ कि दिल्ली की सड़कों पे टैंक, जानते हो टैंक, युद्ध में जो लड़ाई होती है टैंक, जानते हो टैंक, तोप गाड़ी जिसे कहते हैं, उसमें बापू को सबको रखा था। और इंडियन जो एयरफोर्स होती है, एयरफोर्स के जो विमान होते पर से वो पुष्प वर्षा कर रहे थे, ठीक है ना, और पूरी की पूरी यात्रा निकल रही थी। भाई तुमने क्यों नहीं बापू को कहना माना? सारी बातें जब तुम गांधी जी की मानते हो तो गांधी ने कहा यह शव यात्रा के पीछे जो भीड़ जाती है ढोंग होता है, मैं जहां पर खत्म हो जाऊं वहीं मेरा अंतिम संस्कार कर देना, या कोई उत्सव मत मनाना। तो तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? मैं ही पूछ रहा हूं खाली। तुम तो कहते हो बापू बापू, तो बापू की तुमने ये क्यों बात नहीं मानी? तो बापू की ऐसी ऐसी बातें हैं कि सुन के दुख नहीं होता, सुन के रोने का मन करता है।
और एक सोचो, जहां पर एक दिन में 25,000 लोगों को काट के फेंक दिया, गटर भर गए, गटर की नालियां जाम हो गई, लाशें कंकाल बन गई, चील कौवे खा रहे थे। वो जब बापू के पास जा रहे हैं, वहां पर गोपाल मुखर्जी, जो उसके बाद लड़ाई के 2 दिन बाद उन्होंने कहा हम भी बदला लेंगे अब, तो उसने कहा बापू मैं तो बदला लूंगा। नहीं कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा बापू हमारी बहन बेटियों को कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बुलाओ। तो वो उसके पास जब महिलाएं पहुंची तो बापू कह रहे हैं अपना गला दबा या अपनी सांस रोक लो और अपनी आत्महत्या कर लो, और या वो बना चाहते हो तो करने दो। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा। और ये लिखी हुई बातें हैं, ये लिखी हुई बातें हैं, कौन विश्वास करेगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपकी माँ बहन बेटी सब कुछ होगा, ऐसे व्यक्ति को आप महात्मा कह दोगे? सोचो तो सही। हम योगी राज भगवान श्री कृष्ण को पूजा करने वाले, जो कहते हैं गुरु हो चाचा हो, है ना, कोई भी हो तेरा चला तीर, कहते हैं ना भाई हो चला तीर धर्म के लिए, और ये कह रहा है कि तुम बलात्कार करने कोई आए तो बलात्कार होने जाने दो और ये आत्महत्या कर लो, उसको महात्मा कैसे कह दूं? मैं नहीं कहूँगा। ठीक है। अब लास्ट सवाल आपसे ये होगा, जैसे कि इस टाइप से जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है चोर वोट चोरी का, क्या लग रहा है मतलब कि विपक्ष क्यों ऐसा कर रही है? देखो ऐसा है कि उन्होंने जितने भी तरीके होते हैं सारे आजमा लिए, ठीक है ना। 370 हटाया गया। मैं कह रहा हूँ किसी भी कंट्री का अगर कोई अपोजिशन होता, विपक्ष जैसे कहते हैं, तो खुशियां मनाता कि यार देश की आज़ादी से पहले की समस्या चली आ रही थी, हमने नहीं करा, चलो उन्होंने ही कर दिया। लेकिन उन्होंने कह दिया कि जब हम वापस आएंगे तो हम ये वापस वैसे ही कर देंगे, पहले की तरह यथास्थिति बरकरार कर देंगे। अंदाजा लगाओ कि मतलब 370 पहले जैसा कर देंगे कि 2 निशान 2 विधान, मतलब एक देश में एक स्टेट में 2 झंडे लगेंगे, वो उसमें राजी है। नंबर 1, ठीक है जी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो ये केजरीवाल, ये टिकट चोर, टिकट पिला गया, संजय सिंह, राहुल गांधी, ये जितने भी थे, इन्होंने कह दिया इसके सबूत दे दो। कहा नहीं कहा? तो मेरा कहने का मतलब इन्होंने जितनी देश को गाली देनी थी, जितनी सेना को गाली देनी थी, इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे जो कहता था कन्हैया, उसको पहले लिया सीपीएम ने, तुम्हारे लेफ्टिस्ट ने, उसके बाद कांग्रेस ने टिकट दे दिया, वही मनोज तिवारी के सामने लड़ा था, वो हार गया था वो, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये बताओ सारे हथकंडे इनके फेल हो गए। इन्होंने ऐसा क्यों किया था? इसलिए देश विरोधी जो होते हैं और इनके परमानेंट वोटर्स, जो आपको पता ही है मुस्लिम जो उनके होते हैं कि ये मिल जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के संग भी समझौता किया था। जब सारे हथकंडे फेल हो गए, और सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि सोनिया गांधी जो है वो आज भी चाहती है कि मेरा बेटा ही सबसे आगे रहे। अच्छा। सुनो मेरी बात को। तो अब मुझे ये बताओ, जो कोई तौर तरीका ही नहीं बचा, कोई दूसरा कोई मतलब कोई ऐसा, मैं क्या बताऊंगा, मतलब ऐसा कोई जुगाड़ ही नहीं बच गया कि मैं कहूं कि भाई मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। सब खत्म हो गया। कोई कहेगा जी यहाँ भी चुनाव लड़ लिए, वहाँ भी लड़ लिए, दोबारा हो गए, तीसरी बार हो गए, अब हम क्या करें? तो उन्होंने ये पॉइंट लगा दिया कि मेरा बेटा तो बिल्कुल सही है, देश की जनता जो है कांग्रेस को वोट कर रही है, ये मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मेरा बेटा तो अभी तक नहीं तो 3 बार बन जाता। अब यहाँ पहुँच गए, नैरेटिव यहाँ आ गया है कि जितने भी चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है, विपक्ष जहाँ भी हार रहा है, उनकी किसी की कोई गलती नहीं है। ये मोदी जी ने कोई ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया कि ये वोट चोरी कर रहे हैं, यह है कहानी। और उन पर कुछ है ही नहीं ना, चाह रहा बेगर हैज नॉट एनी चॉइस। भिखारी खाना मांग रहा है, क्या उसमें शाही पनीर मांगेगा क्या? जो दे दो वो खाएगा। तो उन पर कुछ चारा नहीं रह गया, और बेटे को अपने आगे रखना है, उसके अलावा कुछ है नहीं। ये है समस्या। चलिए अब आप लोगों ने पूरा कवरेज को देखा है। सर ने बहुत सारे ऐसे बातें किया, बहुत सारे हमने क्वेश्चन किया, और सर ने खुद के पॉइंट भी बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा सर का पॉइंट रखा हुआ, अब जो बात रखे हैं, जो हमने बातें की है। अब आप लोग भी जो है ना, एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देखें और जो राजनीति में थोड़ी सी रुचि रखते हैं, इतिहास में जो रुचि रखते हैं, जो मैंने कहा उसको अगर आप कोई भी, मतलब सारे नहीं तो कुछ लोग सर्च करें और अपना खोज करें और देखें कि जो कहा है ठीक कहा है कि नहीं कहा है। क्योंकि जो भी कुछ कहा गया तथ्य, तर्क और प्रमाण के साथ कहा गया, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा। मेरा भी यही पॉइंट था। अब आप लोग सर्च कीजिए, अगर आपको पता है तो बताइए, और अपना राय जरूर रख करके जाइएगा। धन्यवाद।